हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज मैं आप लोग के साथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लेसन नंबर 6 हमारा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन 5 है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड हमें पड़ी क्यों, क्या कारण था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ी। देखिए कारण ये था कि जो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन हुआ, मतलब जो हमारी बॉडी ने न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन से जो छोटे छोटे जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन से जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बने, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना, जो हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत लिपिड बना, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बना, वेस्ट यस, जो ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन के बाद वेस्ट बना, इन सारी चीजों को हमें क्या कराना है, ट्रांसपोर्ट। क्या कराना है, ट्रांसपोर्ट। तो अगर ट्रांसपोर्ट कराना, देन वी नीड अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन, व्हिच इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी इसी चीज में हम लोग अगर देखें तो फंक्शन भी इसी के छिपे हैं यहाँ पे। यानी सबसे पहला फंक्शन के आगे अगर हम लोग देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले क्या आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट फंक्शन आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जितने भी गैसेस हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस को इनहेल किया या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमें एक्सहेल करना है, सारी की सारी क्या रही है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन हार्मोन्स की भी करानी होती है बॉडी के अंदर। अगर हम देखें तो हार्मोन्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन करानी है, तो भी अगर हमें बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, किसकी, हीट की, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हम लोगों ने, किसकी, हीट की, तो ऑफ हीट, तो भी ऑब्वियस सी बात है हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद में अगर हमें बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना है अगेंस्ट डिफेंस, या फिर आप बोल सकते हैं इम्यूनिटी, अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है अगेंस्ट डिजीज, अगर डिजीज के अगेंस्ट मुझे क्या करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वे वाटर पार्ट है या इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, वाटर है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, इन सब की ट्रांसपोर्टेशन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, इन सब की चीजों की ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग को करानी है अल्टीमेटली। और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज मैं आप लोग के साथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लेसन नंबर 6 हमारा ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन 5 है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड हमें पड़ी क्यों, क्या कारण था कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ी। देखिए कारण ये था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स के। देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, वो क्लोज सर्कुलेटरी क्यों बोल रहे हैं, देखिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा टाइटली पैक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर बात करें तो ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है, उनका आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है। आर्टरीज से वो कहाँ जाने लग रहा है, वेन्स के अंदर जाने लग रहा है। अगर आप देखें आर्टरीज के बाद हार्ट के बाद कहां पे आने लग गया, मतलब सॉरी, हार्ट फिर वेन, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सारी की सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और क्या आ गई, कैपिलरीज, और क्या आ गई, कैपिलरीज, और क्या आ गए, वेन्यूल्स आ गए, और क्या देखो, एंड हार्ट जो हर चीज को पंप कराने लग रहा है। यानी पूरा का पूरा सिस्टम क्या है भाई, पैक्ड है, पूरा का पूरा सिस्टम टाइटली पैक्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे लीकेज है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है, मेनली 2 पार्ट्स के अंदर। एक हमारे पास आ गया ब्लड, फर्स्ट पार्ट इज द ब्लड एंड सेकंड पार्ट इज द लिम्फ। सेकंड पार्ट क्या आ गया, लिम्फ। तो ये हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, मतलब टिश्यूज हैं, जिनके थ्रू ये सारी की सारी चीजें होती है। इसीलिए ब्लड के नाम से क्या बना दिया गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। और लिम्फ से क्या बना दिया गया, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम मतलब क्या किया, चेंज कर दिया, 2 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। एक आ गया लिम्फेटिक सिस्टम और एक आ गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखिए एक चीज तो कॉमन है, जो कि क्या आ गई, ब्लड। देखिए ऑब्वियसली इसके बिना तो बात बननी नहीं है, क्या आ गया, ब्लड। उसके बाद हमारे पास ब्लड के बाद क्या आ गया, ब्लड के साथ ही क्या आ गया, ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्टरीज और वेन को कैप्ट करते हैं। और तीसरी चीज जो हमारे पास में क्या आ गई, हार्ट। अगर हम देखें तो ये तीन चीजों का पूरा ब्लड हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा डेवलप हो गया। अब अगर मैं इसको और एक एक्स्ट्रा डिटेल के अंदर बनाऊं तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा कि जो ब्लड है मैं उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक तो ब्लड के अंदर आगे मेरे पास में क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड के अंदर क्या आगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और ब्लड का जो सेकंड कंपोनेंट मेरे पास में आ गया वो क्या आ गया, प्लाज्मा। सेकंड कंपोनेंट क्या आ गया मेरे पास में, प्लाज्मा। तो इस तरह से अब अगर हम देखें फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर मेरे पास में क्या क्या आ जाते हैं, तीन चीजें। एक तो क्या आ गया, आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सेकंड क्या आ गया, डब्ल्यूबीसी, जिसे आप बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। एंड थर्ड पार्ट जो आ गया हमारे पास में क्या आ गया, प्लेटलेट्स। थर्ड पार्ट इज द प्लेटलेट्स। तो तीन चीजों का अंदर जो मेन जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो हमारे पास में आ गए, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अगर मैं बात करूं इसी तरह से डब्ल्यूबीसी की, देखिए आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद बात करें तो ब्लड प्लेटलेट क्या कर रही है, मेनली जो ब्लड कोएगुलेट होता है, चोट लगने के बाद जो बाहर आता है ब्लड, उसको क्या कर रही है, वो वहां पे रो कर रही है, खून को जमाने लग रही है, इन द सेंस अगर हम लोग बोले इस तरह से। तो अगर डब्ल्यूबीसी देखें तो डब्ल्यूबीसी के अंदर भी मेरे पास फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं। अगर मैं देखूं तो जैसे मेरे पास आ गया इओसिनोफिल्स, नेक्स्ट के आगे मेरे पास में बेसोफिल्स, नेक्स्ट के आगे मेरे पास में बेसोफिल्स एंड थर्ड के आगे मेरे पास में न्यूट्रोफिल्स, क्या आगे मेरे पास में, न्यूट्रोफिल्स। एट नेक्स्ट के आगे लिम्फोसाइट, जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। मतलब कहने के हैं कि ब्लड के अंदर हमारे पास इस तरह से और भी सारी चीजें आएंगी, जैसे एक और आगे जिसे हम बोलते हैं मोनोसाइट्स। क्या आ गया हमारे पास में, मोनोसाइट्स, इस तरह से। और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होगा, मेन कंपोनेंट है तो वाटर। मेन कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर वाटर। फिर क्या आगे, इराइथ्रोसाइट्स आगे। मतलब अगर हम देखें तो एक कंपोनेंट क्या आ गया, वाटर, दूसरा क्या आ गया हमारे पास में, इराइथ्रोसाइट्स। और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, और क्या आ जाएगा, और आ जाएंगे प्रोटीन्स, देखा भी होगा। और क्या आ गया, प्रोटीन्स, थोड़ा बहुत उसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं, जरा मरा से, मतलब ज्यादा नहीं होते, लेकिन लिपिड का अमाउंट होता है थोड़ा बहुत, कम ही सही। और साथ में क्या आ जाएंगी, जो कुछ एक गैसेस उसके अंदर डिसॉल्व होती हैं। लिपिड्स के बारे में हमेशा कोई श्योरिटी नहीं लेता, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 0.something% वहां पे लिपिड्स का भी होता है प्लाज्मा के अंदर, जनरली मना किया जाता है वहां पे, लेकिन फिर भी ठीक है। साथ में जितना भी वेस्ट निकलता है ब्लड से, वो पूरा का पूरा वेस्ट कहां पे कैरी होता है, प्लाज्मा के अंदर। तो इस तरह से देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट और हमारे पास में क्या आ गया, प्लाज्मा, जिसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा ये पार्ट अब करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें इराइथ्रोसाइट्स की, तो इराइथ्रोसाइट्स क्या होता है, इराइथ्रोसाइट जो हमारे पास आने लग रहे हैं वो कौन से हैं, आपके आरबीसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब पॉइंट ये है कि जितने भी आरबीसीज हैं उनका कलर जो होता है रेड होता है। उनका कलर क्या होता है, रेड। देखिए आरबीसी का रेड कलर होने का कारण होता है कि इसके अंदर जो आरबीसीज क्या होती हैं, एक तो होती है पोरफायरिन रिंग, और साथ में इस पोरफायरिन रिंग, मतलब मान के चलिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम मान के चलिए पोरफायरिन रिंग इस तरह से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स के बीच में अल्टीमेटली जो पैक होता जाके वो क्या है, आयरन अपनी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। और आयरन जब अपनी 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका कलर क्या होता है, रेड। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड। तो इस वजह से क्या है, ये रेड कलर का होगा वहां पे। आई होप ये पॉइंट भी क्लैरिफाई हो गया आपको, ठीक है। अगर हम बात करें गैसेस की, तो कौन सी गैसेस यहाँ पे मेनली हमारे पास आने वाली है, N2 गैस हो सकती है, O2 गैस होगी, और साथ ही साथ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
कहां पे? प्लाज्मा के अंदर। तो इराइथ्रोसाइट और ये चीज हम लोगों ने देख ली है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्जर ऑफ सेल। डब्ल्यूबीसी क्या है हमारे पास में? डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं सोल्जर ऑफ सेल, सोल्जर्स ऑफ सेल्स। वाई दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ सेल? क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में कोई भी जर्म्स आने लग रहे हैं, हमारी बॉडी में जितने भी वायरसेस आने लग रहे हैं, जर्म्स आ रहे हैं, वायरसेस आने लग रहे हैं, इन सबको किल कौन करते हैं? सिर्फ डब्ल्यूबीसीज। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि डब्ल्यूबीसीज ही वो है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी अल्टीमेटली प्रोवाइड करने लग रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो अब डब्ल्यूबीसीज के फर्दर पार्ट्स आ गए। जैसे अगर हम लोग देखें तो फर्दर पार्ट में क्या आ गया आपके पास में? इओसिनोफिल आ गया, जैसे बेसोफिल आ गया, जैसे आपके पास में न्यूट्रोफिल्स आ गए। ठीक है। इन सबका काम भी क्या है? अल्टीमेटली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इन सबका क्या काम है? अल्टीमेटली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है जी। तो एक चीज ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज और छोटी सी जिनके ऊपर आप लोगों ने एम्फेसिस करना है कि भाई अगर ये सारी चीजें हैं तो अब यहां पे इसका फंक्शन क्या है? क्या कहते हैं? प्लेटलेट का। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक तरह की प्लेटलेट क्या कर रही है? ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प कर रही है। आप अगर ना भी याद रख पाओ तो इससे याद रख लो कि ये हमारे ब्लड की डस्ट है। एक तरह क्या है? एक तरह की ब्लड डस्ट है जो किसी भी चीज के ऊपर गिरती है, वहां पे क्या होती है? बैठ जाती है अल्टीमेटली, है ना। तो इस चीज से आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है। आई होप ये सब आप सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो गई। अब आगे मूव करते हैं कि जो ब्लड, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेके मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए चीजों को लर्न करना। एंड साथ ही साथ अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपके पास एक फंक्शन आ जाएंगे जो कि जनरली पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला फंक्शन है, पूछ लेते हैं कई बार, प्लाज्मा का क्या फंक्शन है। देखिए सबसे पहला फंक्शन अभी डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, के भाई इन्होंने ट्रांसपोर्ट कराना किसका? न्यूट्रिएंट्स का। वहां पे ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन नाम का, जो जनरली क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी टू द बॉडी, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं विच प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी बॉडी को। नेक्स्ट क्या होता है? प्लाज्मा ही होम्योथर्मी को मेंटेन कराता है। होम्योथर्मी का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी यही क्या होता है? मेंटेन कराता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं आरबीसी। देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पे कवर अप कर रहा हूं। इसके बाद पूछ लेते हैं आरबीसी का क्या फंक्शन है। देखिए आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को वापस सेल से लेके आके ब्लड के थ्रू सीधा लंग्स के अंदर डाल देना ताकि हम लोग उसको एक्सेल कर सके वहां पे। इसके बाद डब्ल्यूबीसी में ध्यान रखना, दे आर कॉल्ड एज द सोल्जरिंग एंड द गार्डिंग ऑफ दिस बॉडी। ऑब्वियसली सोल्जर्स की तरह से काम कर रहे हैं। हर पैथोजेनिक, हर इम्यूनिटी, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उन सब के अंदर वो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एक हैपरिन को सिक्रीट करता है। बेसोफिल क्या कर रहा है? हैपरिन को सिक्रीट कर रहा है बेसिकली। तो ये हैपरिन क्या कर रहा है? ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है, मतलब खून को जमने नहीं देता, हैपरिन, याद रखना। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या हमारी बॉडी के अंदर एक तरह के स्कैवेंजर्स हैं जो स्कैवेंज कर लेते हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी हमारे ब्लड के अंदर आती है। इसके बाद जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं दे प्रोड्यूस इम्यूनिटी। जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं दे प्रोड्यूस इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट हमारी बॉडी को इम्यूनिटी साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद बात करें अगर ब्लड प्लेटलेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या काम है इसका? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, की ब्लड के अंदर जो कोएगुलेशन होती है उस कोएगुलेशन को रोकना है वो। यानी यहां पे हैपरिन अगर आप देखें और यहां पे अगर आप देखें ब्लड प्लेटलेट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम लोग जज कर पाते हैं, मतलब ब्लड जो है वो अपने आप को बचा पाता है कि कोएगुलेट करना है या नहीं करना तो कितने अमाउंट में उसकी थिकनेस को रिड्यूस करना है। यानी ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? हमारा दोनों के दोनों आपस में कंबाइन करके। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। देखो बच्चों, तो थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ड्रॉ कर दी है
जो क्या है डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस किसके बीच में? आर्टरीज के बीच में, वेन्स के बीच में, और साथ ही साथ कहां पे? आपके कैपिलरीज के बीच में। इन तीनों में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में? देखिए, जितनी भी आपकी आर्टरीज होती हैं उनके केस में जो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मतलब जो आर्टरीज के आउटर लेयर है, एक्सटर्ना आर है ये एक्सटर्ना, ठीक है। ये क्या आगे? ट्यूनिका मीडिया, ये जो अंदर वाली, और ये क्या आगे? ट्यूनिका इंटरना, जिसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूं। ये इसकी ट्यूनिका इंटरना आ गई। तो ये इसकी क्या आगे? ट्यूनिका इंटरना। अगर आप लोग देखें तो इस तरह से ये की पूरी बनी हुई है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना ज्यादातर क्या होता है, जो क्लास 9 के अंदर आप लोगों ने कोलेजन फाइबर्स किए थे, कोलेजन फाइबर्स मेनली उनके बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के, ओहो, कोलेजन फाइबर्स के मेनली बने होते हैं, ठीक है। और जितने भी ये आपके ट्यूनिका मीडिया है, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर ना याद हो तो थोड़ा सा क्लास 9 का भी याद दिला दूं मैं, क्योंकि ये ओलंपियाड में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ट्यूनिका मीडिया, और जितना भी आपका ट्यूनिका इंटरना, देखिए इंटरनल ऑर्गन हमेशा एक ही चीज के बने हैं, वो है एंडोथेलियम, और आउटर पार्ट हर चीज का कहां किस चीज का बना होता है? एपिथेलियम का, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ल्यूमन की बात करें, देखिए कितना छोटा सा ल्यूमन है, आप खुद देखिए इस ल्यूमन का साइज देखो कितना छोटा है, तो ल्यूमन क्या स्मॉल, जबकि यहां ल्यूमन देखिए काफी बड़ा साइज है। अगर मैं बात करूं तो यहां तो बिल्कुल है ही नहीं है, ऑलमोस्ट क्या है, बहुत ही छोटा साइज है। वेल्व की बात करूं, जब ब्लड निकल रहा है तो इनके अंदर कोई वेल्व नहीं है। हार्ट से ये क्या करती है? ब्लड को सीधा दूर लेके जाती है, तो दे डोंट हैव वेल्व, इनको वेल्व की नीड नहीं है। लेकिन यहां पे जो वेन है ये हार्ट की तरफ लेके आ रही है ब्लड को क्या कर रही है? हार्ट की तरफ लेके आने लग रही है। तो ऑब्वियसली अगर हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है तो दे नीड द वेल्व, इनको रोकना जरूरी है। तो यहां पे याद रखना, वेन के अंदर वेल्व होता है, आर्टरी के अंदर वेल्व नहीं होता। और कैपिलरी की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर भी वेल्व क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। यानी वेल्व सिर्फ कहां प्रेजेंट होंगे? वेन के अंदर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अभी मैंने बात की है ये हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती हैं, जबकि अगर मैं इनकी बात करूं ये ब्लड अवे क्या करती है? ब्लड लेके जाती है हार्ट की तरफ, जबकि इनका काम क्या है? आर्टरी से वेन्स की तरफ ब्लड को लेके जाना, आर्ट्रियोल से वेन्यूल्स की तरफ। ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर बहुत हाई होता है, जबकि अगर मैं बात करूं वेन तो वहां लो होता है, और कैपिलरी में तो बिल्कुल एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम होता है वहां। अगर ब्लड फ्लो की बात करूं तो यहां पे ब्लड फ्लो एकदम जर्क के साथ आता है, जबकि यहां पे बगैर किसी जर्क के आएगा, और यहां पे भी बगैर किसी जर्क के आएगा। यानी वेन और कैपिलरी के अंदर ब्लड किसी जर्क के साथ नहीं चलता, सिर्फ आर्टरी के अंदर ब्लड क्या करता है? जर्क मारता है, ठीक है। और आर्टरी मेनली क्या करती है? जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि जितनी भी वेन है दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरी की बात करें, अब ये तो दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड को कैरी करेगा। लोकेशन की बात करें तो आर्टरीज बहुत डीप सीटेड होती है, जबकि जो वेन्स होती है वो सुपरफिशियल होती है। कैपिलरी तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है? एक नेटवर्क को बिल्ड किया हुआ है। आई होप ये तीनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आ ही जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो अगर ये क्लैरिफाई है तो बताइए। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हार्ट के ऊपर। थोड़ा सा टाइम लेके मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज टाइम काफी वेस्ट होता। फिर देखिए ध्यान से, अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर मेनली क्या है कि देखिए हमारे पास अलग अलग टाइप में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल 2 चैम्बर्ड हार्ट, हमें मेनली कहां पे 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, यानी जितने भी फिश होती है उनके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट हम लोग को मिलता होता है। इसके बाद करें अगर हम एम्फीबियंस की, एम्फीबियन के अंदर मेनली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट के अंदर मेनली 2 क्या होते हैं? ऑरिकल, और 1 क्या होता है? उसके अंदर वेंट्रिकल होता है वहां पे। यानी कुछ हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है इट इज समहाउ कि कुछ इस तरह से बना होता है हार्ट उनका, यानी कि ऑरिकल तो वहां पे 2 आएंगे, लेकिन वेंट्रिकल उनका क्या रहेगा? सिर्फ सिंगल ही रहने वाला है। अगर हम बात करें बर्ड्स की और मैमल्स की, तो वहां पे क्या था? 4 चैम्बर्ड हार्ट आता है, जहां पे 2 एट्रियम रहते हैं और 2 ही क्या रहते हैं? वेंट्रिकल रहते हैं। इस तरह से हम लोग जब इसको ड्रॉ करते हैं, अब देखिए इस तरह से क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर देखिए हमारे हार्ट के अंदर 3 ऑर्गन होते हैं, करंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, एसए नोड, एबी नोड, पुरकिंजेस फाइबर और अब बात करते हैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हार्ट की बात कर लेते हैं। जो फिश होती है उनके अंदर मेनली 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है,
जिसमें 1 ऑरिकल होगा और 1 क्या होगा, वेंट्रिकल। एम्फीबियंस की अगर हम और मोस्ट रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 क्या होता है, वेंट्रिकल। अगर हम बात करें बर्ड्स की और मैमल्स की तो वहां पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जहां पे 2 हमारे पास ऑरिकल्स आते हैं और 2 ही क्या आते हैं, वेंट्रिकल आते हैं। देखिए वर्किंग कैसे होती है हार्ट की, हम लोग थोड़ा सा वर्किंग के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। हार्ट की वर्किंग देखिए क्या होता है कि हार्ट के अंदर कुछ करंट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जैसे हमारे पास आ गया एसए नोड, जैसे हमारे पास आ गया एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और साइनो एट्रियल नोड, और थर्ड क्या आ गया, पुरकिंजिस फाइबर। ये जैसे करंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो करंट को प्रोड्यूस करने से हार्ट के क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जितना ब्लड हार्ट के अंदर होगा पूरा ब्लड क्या होगा, प्रेशराइज फ्लो होगा। प्रेशराइज फ्लो होने की वजह से अब क्या होगा, ब्लड क्या होगा, या तो बॉडी को जाएगा। बॉडी को किसकी हेल्प से जाएगा, मेनली आयोर्टा की हेल्प से, जिसे हम बोलते हैं लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी। या और साथ ही साथ कहां जाएगा, लंग्स को जाएगा। लंग्स को किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी के थ्रू देखिए अब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फैला दिया, चाहे वो ऑक्सीजन, अब बॉडी को जो गया वो किसके थ्रू गया, आयोर्टा के थ्रू। आयोर्टा के थ्रू किसके थ्रू गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी आयोर्टा से जो बॉडी को गया वो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड लंग को गया वो मेनली क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। वो ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये वाला कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब वहां पे लंग से उसने ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया, ऑक्सीजन एक्सचेंज की, और फिर वापस से कहां आ गया, हार्ट के अंदर। फिर वापस से कहां पे आ गया वो, हार्ट के अंदर। और हार्ट के किस पोर्शन को वो पहुंचा, हार्ट के वो मेन दिया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, या लेफ्ट ऑरिकल जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद वो कहां रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहां जा रहा है, आयोर्टा। आयोर्टा से फिर वो ब्लड कहां आने लगा है, हार्ट को। हार्ट से फिर से एकदम से ब्लड फ्लो हुआ और डायरेक्टली वो कहां गया, लंग्स को। तो अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल बन गया, और इस साइकिल को हम लोग क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, डबल सर्कुलेशन आता है। अगर मैं इसको सिंबल्स के फॉर्म में देखूं तो यहां से मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीबी के नाम से मैं इसको दिखा रहा हूं। उसके बाद में वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो यहां से पंप हुआ पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड कहां गया, लंग्स को। लंग्स ने उस ब्लड को ऑक्सीजनेट किया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मैं ओबी लिख देता हूं। यहां से ओबी सीधा कहां पे आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी फिलहाल क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मैं देखूं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी क्या आने लग रहा है मेरे पास में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहां से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है, किसके थ्रू, आयोर्टा के थ्रू। हमारी बॉडी में सीधा वहां पे ब्लड आने लग रहा है, एंड दैट कंप्लीट सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। यानी अगर देखिए पार्ट्स की भी बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ गया, साइनो एट्रियल, सॉरी सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास में, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और फिर क्या आ गया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम और फिर क्या आ गया बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या आती है, बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व। जबकि जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो इनके बीच में होगी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होगी वो क्या होगी, ट्राइकस्पिड वेल्व। अब अगर आप देखें तो दोनों वेंट्रिकल को एक चीज ने डिवाइड कर रखा है। अगर आप देखें इस लाइन को, ब्रॉड लाइन को, तो इसने दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड कर रखा है, और इस लाइन को आप क्या नाम देते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, आप इसे क्या नाम देते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर यानी ये हमारा पूरी की तरह से देखा जाए तो हार्ट के ऑर्गन्स आ गए। कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और बीच में जो वेल्व है, और साथ में क्या आ गया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक क्या आ गया, आयोर्टा, एक क्या आ गया, पल्मोनरी वेन। तो दिस इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ हार्ट। आई होप ये आप लोग को बिल्कुल से अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। यानी कि अब अगर मैं इस डबल सर्कुलेशन को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखूं तो देखिए इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, हम कुछ इस तरह से भी देख पाएंगे।
कि सबसे पहले जिस चीज की नीड थी वो क्या था हमारे पास, देखिए वेना केवा। वेना केवा ये मेनली क्या करता है, हमारी बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। बॉडी ऑर्गन से लेके आ रहा है क्या चीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं इसको ब्लू से शो कर रहा हूं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केवा से सीधा कहां पे लेके आया, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के बाद वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से सीधा उसको किसने लिया, पल्मोनरी आर्टरी ने। पल्मोनरी आर्टरी ने। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो ब्लड सीधा आने लग रहा है कहां पे, लंग्स को। लंग्स ने उस ब्लड को क्या कर दिया, ऑक्सीजनेट। लंग्स ने उस ऑक्सीजन ब्लड को क्या कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी ये। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां पे आ गया, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम से कहां आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। ब्लड क्या होने लग रहा है, पंप होने लग रहा है। और ये कहां जाने लग रहा है, आयोर्टा को। और आयोर्टा से वापस कहां पे जाने लग रहा है, बॉडी ऑर्गन्स को। कहां पे जा रहा है, बॉडी ऑर्गन्स को। और बॉडी ऑर्गन से फिर ये क्या आने लग रहा है, वेना केवा में, है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल चलता है, जिसे आप लोग क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन। आई होप डबल सर्कुलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। देखिए सर्कुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हम लोग एक पूरा देखते हैं, जो हमारे हार्ट से आवाज आती है, लब डब की जो साउंड आती है, उसे बोलते हैं एक पूरा कार्डियक साइकिल। एक पूरा का पूरा यहाँ पे क्या आने लग रहा है, कार्डियक साइकिल आने लग रहा है, जो कि 0.8 सेकंड में क्या होता है, कंप्लीट होता है। यानी एक कार्डियक साइकिल जो है वो पूरा का पूरा 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अब ये 0.8 सेकंड के अंदर ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें जो आर्टेरियल सिस्टोल है, सिस्टोल वो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए रहता है। एट्रियल सिस्टोल कितने देर के लिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर की, अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल एग्जिस्ट करता है करीब करीब 0.3 सेकंड्स तक। लेकिन अगर मैं बात करूं वहां पे कंप्लीट डायस्टोल की, कंप्लीट डायस्टोल की, कंप्लीट डायस्टोल की, तो ये एग्जिस्ट करता है 0.4 सेकंड्स के लिए। तो टोटल काउंट कर दो 0.8 सेकंड की हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल बन के आ जाती है। अगर मुझे इस चीज को मेजर करना है तो मैं इस चीज को मेजर करूंगा मेनली एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिसको आप नाम देते हैं ईसीजी। इस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट को क्या नाम दिया जाता है, ई सी एंड जी। अब ये ईसीजी क्या चीज है, ईसीजी की अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक और चीज याद रखना, देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ईईजी, जिसका नाम, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। यहां पे देखिए जो मैंने बताया, जो दिल की हम लोग जो हार्ट की बात करते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, धक 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 धक, एक्चुअल में धक धक नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, लब एंड डब। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक का नाम है लब और दूसरे का नाम है डब। जो लब होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उसको आप बोलते हैं लब, LUBB, ठीक है। इसे आप नाम देंगे लब। लेकिन जितना भी जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होती है डब। तो लब डब को ही हम लोग क्या बोलते हैं अल्टीमेटली, धक धक जो साउंड हम लोग बोल रहे होते हैं वो चीज है। तो इस तरह से ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो अब अगर देखें तो अब हमारे पास ऑब्वियसली इस लब डब से ऑब्वियसली क्या होने लग रहा है, ब्लड में भी एक प्रेशर प्रोड्यूस होने लग रहा है, जिसे आप क्या नाम देते हैं, ब्लड प्रेशर। यानी अल्टीमेटली जो ब्लड ने प्रेशर जो है वो वॉल्स के ऊपर लगाया, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। हम लोग क्या नाम देते हैं उसे, ब्लड प्रेशर। जिसमें से देखिए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है
मतलब हार्ट एकदम से सिकुड़ा तो बहुत ज्यादा ब्लड को क्या करेगा, जोरदार तरीके से पंप करेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अगर हार्ट ने अपनी कॉन्ट्रैक्शन करी तो करीब करीब 120 mmHg के प्रेशर के साथ वो ब्लड को क्या करता है, पुश करता है 120 mmHg के साथ में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अराउंड कितना आ गया 120। लेकिन वहीं पे अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन के ऊपर जो होता है उसका जो प्रेशर रहता है वो रहता है 80 mm of Hg। कितना रहता है वहां पे, 80 mm of Hg। तो जो यहां पे हमारे पास में 120 आने लग रहा है, ये 120 हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन जो 80 आने लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को के एक कॉम्बिनेशन को डॉक्टर हमेशा क्या नाम देते हैं कि भाई आपका जो बीपी है वो 120 से लेके 80 mmHg के बीच में है। इस तरह से वो इसको नाम दे देते हैं कि 120 to 80 mm। तो अगर अब यहां पे जो चीज जानने वाली है कि अगर ब्लड प्रेशर इस 120 से क्या हो गया हाई, अगर ब्लड प्रेशर इस 120 से क्या चला गया हाई, तो हम इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। वी कॉल्ड इट एज अ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या चीज, अब ये कि ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से mmHg से क्या हो गया, अप हो गया। लेकिन अगर वहीं पे 80 mmHg से भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाए लो, तो इसको नाम दिया जाता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है, हाइपोटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है लो, ब्लड प्रेशर क्या बोला जाता है, लो है। और हाइपरटेंशन के केस में ब्लड प्रेशर को क्या बोला जाता है कि भाई ब्लड प्रेशर आपका क्या है, हाई है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर की रेंज बनाई जाती है। अब जिस तरह से हम लोग के पास में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरह से हम लोग के पास में एक और सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ जिसके अंदर फ्लो करता है। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो करेगा और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लो करेगा। अगर मैं बात करूं किस तरह से, देखिए क्या होता है जब ब्लड कई बार फ्लो कर रहा होता है सेल्स के अंदर, तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो आरबीसीज होते हैं या प्लाज्मा जैसे होता है, तो प्लाज्मा कुछ जो है वहां से ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और कहां आ जाता है, टिश्यूज के बीच में, कहां जाता है, टिश्यूज के बीच में। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंटरसेलुलर फ्लूइड हम लोगों ने इसको नाम दिया। तो जो प्लाज्मा होता है वो कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा, है ना, तो ये क्या है, ये सारे के सारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या करते हैं, जो टिश्यूज है, इंटरसेलुलर स्पेसिस है, उनके बीच में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना, उनके बीच में क्या होंगे, कुछ ब्लड सेल्स के साथ में डिपॉजिट हो जाएंगे। और अल्टीमेटली इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, लिम्फ। इस कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं आप, लिम्फ। तो लिम्फ भी क्या होता है, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो लिम्फ जो होगा, अब ऑब्वियसली उसे फ्लो करने के लिए भी कुछ ना कुछ जगह चाहिए, जो पूरा का पूरा आगे जाके क्या बनाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, दैट विल फॉर्म द लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देखिए बेटा, अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स। अगर हम बात करें लिम्फ, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया, तो लिम्फ क्या होता है, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स का क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन है, जो जनरली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे बाहर क्या होता है, स्क्रीट आउट हो जाता है। जनरली व्हाइट कलर का एक फ्लूइड होता है। तो इस लिम्फ के अंदर भी मेनली ये तो कंपोनेंट है ही है, साथ ही क्या होते हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स भी क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। कुछ लिम्फोसाइट जो होते हैं वो इसके अंदर फ्लो करते हैं, एंड दे एज वेल प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इनका काम भी क्या होता है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना बॉडी को, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर लिम्फ को फ्लो कराना है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है, लिम्फ कैसे चलता है, इट रन्स पैरेलल टू वेन, रन्स पैरेलल टू वेन। वेन के पैरेलल क्या करता है, ये रन करता रहता है, फ्लो करता रहता है वहां पे, और कब तक कहां तक जाता है, इट ऑलवेज गो टुवर्ड हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट। ये भी चीज ध्यान रखनी है। अब ऑब्वियसली अगर लिम्फ को फ्लो कराना है, वी नीड सम वेसल्स, और वो वेसल्स क्या होंगे, मेनली लिम्फ कैपिलरीज, और क्या होंगी, लिम्फ कैपिलरीज, या फिर क्या होंगे, लिम्फ
वेसल्स, यानी इनके अंदर क्या करता है, ये लिम्फ क्या करता है, वहां पे फ्लो करता है। अब देखिए किस तरह से यहां पे फ्लो कर रहा है, इस चीज पे थोड़ा देखिए। जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं और लिम्फ वेसल्स के अंदर जनरली क्या करता है, लिम्फ फ्लो करता है। अब जनरली जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, जब लिम्फ उनके अंदर फ्लो करने लग रहा है, तो फ्लो करते टाइम क्या होता है, जो इनकी एक चीज और ध्यान रखनी है, लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी में डिफरेंस है कि जो इनका जो पोर साइज है लिम्फ कैपिलरीज का, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लड कैपिलरीज। अब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जब ये फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो एक एंड पे क्या होती है, क्लोज हो जाती है, जाके एक एंड पे क्लोज हो जाती है एंडोथेलियम सेल्स की वजह से, एंडोथेलियम सेल्स की वजह से, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैं कुछ लिम्फ कैपिलरीज को आपस में जोड़ दूं, देन दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ वेसल, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ वेसल। तो इस तरह से लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ वेसल दोनों ही लिम्फ को क्या है, फ्लो कराने में हेल्प कर रहे हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारे पास में, लिम्फ नोड। देखिए लिम्फ नोड जो होता है, अब लिम्फ नोड से क्या बनती है, मेनली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं वहां पे, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जनरली क्या होता है, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज्ड होते हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो दे आर द बीन शेप्ड एंड स्मॉल साइज। देखिए जो लिम्फ होते हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे मिल जाती है, जैसे नेक में मिल गई, जैसे एक्साइला में आ गई, जैसे थोरैक्स में आ गई, जैसे एब्डोमेन में आ गई, जैसे ग्रोइन के अंदर आ गई। तो इन सारी जगहों पे हम लोग को ये लिम्फ नोड मिल जाती होती है, जिनका मेन काम अभी मैंने बताया क्या है, लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन। और ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, अल्टीमेटली हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर।